एक पार्टी जो कि 70 साल से इंडिया की तकदीर को लिख रही थी, आज वही पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रही है। 1984 में कांग्रेस जीतती है 414 सीटें। हर गांव में, हर शहर में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस और अपोजिशन पूरी तरीके से खत्म। और वही पार्टी कांग्रेस 2014 में सिर्फ 44 सीटें ही जीत पाती है। हिस्ट्री की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कोलैप्स। लेकिन ये सिर्फ एक रात में नहीं हुआ है, बल्कि 3 ऐसे डिसीजन जो कि कांग्रेस ने लिए थे, जिसके बाद उनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। पहला डिसीजन, एक औरत ने अपनी पावर को बचाने के लिए पूरे देश की आजादी को छीन लिया। दूसरा डिसीजन, एक पार्टी ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए 70 करोड़ लोगों को नाराज कर दिया। और तीसरा डिसीजन था कि सोशल मीडिया को इग्नोर करना, जिसके बाद लोगों ने भी उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और ये है कांग्रेस के डाउनफॉल की असली स्टोरी। किसी का भी डाउनफॉल आने से पहले वो ऊंचाइयों तक जरूर जाता है। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। और आज हम समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बनी कैसे। 3 गलतियां जो कांग्रेस के लिए शराब साबित हुई और कांग्रेस पार्टी क्यों रिकवर नहीं कर पाई और उनका आने वाला फ्यूचर कैसे होने वाला है। लेकिन इन सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की आखिर पावर थी क्या। तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद होता है और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। Except as may be required for the due discharge of the duties as minister. लेकिन ये अपॉइंटमेंट एक्सीडेंटल नहीं था। 1946 में ब्रिटिश इलेक्शन करवाती, जिसमें कांग्रेस को 69% वोट मिलते। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि उस टाइम पर अपोजिशन पार्टी ही नहीं थी। आजादी की लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने, आजादी दिलाई थी कांग्रेस ने। तो आजाद इंडिया का हक भी उस टाइम पर कांग्रेस का ही था। उस टाइम के लोग ऐसा मानते थे। 1951-52 में एक जनरल इलेक्शन होते, जिसमें टोटल 14 पार्टी शामिल होती, यानी कि उस टाइम पर कांग्रेस वर्सेस बाकी 13 पार्टी थी। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि बाकी जो 13 पार्टी थी वो इतनी छोटी थी कि कांग्रेस के साथ कोई उनका कॉम्पिटिशन ही नहीं था। एक पार्टी थी जाना सिंह, जिसको आज हम बीजेपी के नाम से भी जानते हैं, और ये पार्टी भी कांग्रेस से निकल के आई थी। और फिर आता है इस सिलेक्शन का रिजल्ट। कांग्रेस को 364 सीट मिलती है, यानी कि सेंटर में कांग्रेस, हर राज्य में कांग्रेस, हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस, हर गांव में कांग्रेस, यानी कि उस टाइम पर एक पार्टी का ही डोमिनेंस था। 1957 में भी कांग्रेस जीत जाती है और 1962 में भी कांग्रेस पूरी तरीके से जीत जाती है। नेहरू इतने पॉपुलर हो चुके थे कि हर किसी की जुबान में सिर्फ एक ही चीज था, नेहरू जी, नेहरू जी और नेहरू जी। इस टाइम पर अपोजिशन का राइज इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसे एक कहानी में होता है, 1962 में सब कुछ बदल जाता है। इंडिया वर्सेस चाइना की वार हो जाती है, जिसमें कि इंडिया हार जाता है। और इस हार के बाद लोगों का जो भरोसा नेहरू जी के ऊपर था वो कहीं ना कहीं खत्म होता चला गया। 1963 में नेहरू जी ने एक मूव किया, के कामराज को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि के कामराज आखिर थे कौन। ये उस टाइम के दुनिया के जाने माने पॉलिटिशियन थे। कामराज नेहरू जी से कहते हैं कि आपके जो 6 मेन चीफ मिनिस्टर हैं उनको उनके पदों से हटाना होगा, ताकि वापस से लोग कांग्रेस में भरोसा करने लगे। लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले 27 मई 1964 को नेहरू जी का देहांत हो गया। Jawaharlal Nehru, chief minister of his country since India became independent in 1947, died at the age of 74. इंडिया के फंडिंग फादर चले गए और साथ में कांग्रेस की चली गई इनविंसिबिलिटी। कामराज के एडवाइस पर नेक्स्ट पीएम बने लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। पीएम बनने के बाद शास्त्री जी को लोग बहुत पसंद करने लगे, क्योंकि ये किसानों की बात करते थे, आम लोगों की बात करते थे और आम समस्याओं पर बात करते थे, जिससे कि कांग्रेस धीरे धीरे फिर से स्टेबल होने लगी। और अब आती है इंदिरा गांधी। 1966 को इंदिरा गांधी बनती है हमारे देश की प्रधानमंत्री। लेकिन ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं था। कांग्रेस के अंदर ही अंदर लड़ाई शुरू हो गई। मोरारजी देसाई चाहते थे कि वो पीएम बने और चौधरी चरण चाहते थे कि वो पीएम बने। कांग्रेस के अंदर ही अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स होने लगी, ईगो क्लैश होने लगे और पावर गेम को खेला जाने लगा। इसका असर 1967 के इलेक्शन में देखने को मिला,
कांग्रेस को सिर्फ 293 सीट ही मिल पाती है, यानी कि पहली बार 300 से भी नीचे। इंदिरा गांधी पीएम तो बन गई, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। अपोजिशन को भी लगने लगा था कि 1971 तक हम इंदिरा गांधी को हटा देंगे। जाना संघ, जो कि आगे बीजेपी बनी, इनका नारा था कि इंदिरा गांधी हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि गेम रिवर्स कर दिया और नारा दिया गरीबी हटाओ देश बचाओ। ये उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक रहा। लोगों को ये नारा पसंद आया क्योंकि बीजेपी पावर की बात कर रही थी और इंदिरा गांधी पॉवर्टी की बात कर रही थी। फिर आता है 1971 का इलेक्शन। कांग्रेस को 352 सीटें मिलती है, यानी कि उनका यहाँ पर भी मैसिव कमबैक हो जाता है। और इसके बाद दिसंबर 1971 में इंडो पाक वार हो जाता है, जिसमें कि हमारा देश जीत जाता है और उसके बाद बनता है बांग्लादेश। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी माँ दुर्गा का रूप है। इमेजिन करो कि अपोजिशन भी इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहा था और यही थी इंदिरा गांधी की पावर। लेकिन पावर करप्ट करता है और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट करता है। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, इंदिरा गांधी गिल्टी, बैन, वो भी 6 साल के लिए। मतलब अब इंदिरा गांधी ना ही एमपी बन सकती है ना ही पीएम बन सकती है। अब फिर से आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि उस टाइम हुआ क्या था कि 6 साल तक इंदिरा गांधी को बैन कर दिया। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और वहां पर जीत भी गई थी, बट अपोजिशन लीडर राज नारायण ने उनके ऊपर केस कर दिया। उनका कहना था कि इन्होंने गवर्नमेंट रिसोर्स का मिसयूज किया है, पब्लिक मनी का गलत यूज किया है और इलीगल तरीके से स्पीकर लगाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल तक इन्वेस्टिगेशन करी, जिसमें इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी के पास 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 था कि कोर्ट का डिसीजन मान लो, 6 साल तक बैन को झेलो और डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट दो। और ऑप्शन 2 था कि अपनी पावर का यूज करो, और इंदिरा गांधी ने ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। डेमोक्रेसी सस्पेंड, फंडामेंटल राइट सस्पेंड, इसी तरह की कई सारी चीजें पूरी तरीके से सस्पेंड हो गई थी। अपोजिशन को जेल में डाल दिया और जितने भी मीडिया वाले उनके खिलाफ आवाज उठाते उनको भी जेल में डाल देते। 21 महीनों तक इंडिया एक डिक्टेटरशिप को झेल रही थी और लोगों के अंदर दिन प्रतिदिन गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। ये गलती इतनी बड़ी थी कि सारी अपोजिशन पार्टी एक साथ मिलकर खड़ी हो गई। फिर बनी जनता पार्टी, जो कि फ्यूचर की बीजेपी थी। फिर एक नारा चला, इंदिरा की तानाशाही नहीं चलेगी। 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस को 153 सीटें मिलती है, यानी कि पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। इंदिरा गांधी भी अपनी सीट को हार गई। लोगों को लगने लगा कि अब कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। मोरारजी देसाई पीएम बनते और अब अपोजिशन को लग रहा था कि अब हमें कोई भी हराने वाला नहीं। बट जनता पार्टी भी खुद अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो गई। 4 पार्टी थी, 4 अलग अलग लोग थे और 4 अलग अलग आइडियोलॉजी थी। सिर्फ 2 साल में ही जनता पार्टी कोलैप्स हो गई। लोगों को समझ आ गया कि अपोजिशन गवर्नमेंट नहीं चला सकती है। 1980 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी फिर से कमबैक कर लेती है और कांग्रेस को 353 सीटें मिलती है। इमरजेंसी जैसी इतनी बड़ी गलती के बाद भी कांग्रेस वापस आ गई, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। ये कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, लेकिन यही उसका एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। एक सिंपैथी वेव आती है, मैसिव सिंपैथी वेव। 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस को 414 सीटें मिलती है, 80% लोकसभा सीट। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत थी। राजीव गांधी 14 साल के सबसे यंगेस्ट पीएम बनते। Except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. राजीव गांधी यंग थे, टेक फ्रेंडली थे, कांग्रेस फिर से इनविंसिबल लग रही थी। बट 1985 में साहो बानो केस आता है। साहो बानो एक 62 साल की ओल्ड लेडी थी, जो कि मुस्लिम थी। हस्बैंड ने तलाक दे दिया। तलाक, तलाक, तलाक। वो एलिमनी मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हस्बैंड को एलिमनी देनी होगी और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट था। मुस्लिम कम्युनिटी रिएक्ट करती है और ये कहती है कि ये हमारा पर्सनल मामला है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो कोर्ट ही क्यों ना हो। इंदिरा गांधी के जैसे राजीव गांधी के पास भी 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करवाओ। अगर वो ऐसा करते तो मुस्लिम वोट बैंक उनसे छीन जाता। और ऑप्शन 2 था कि मुस्लिम वोट बैंक को बचाओ, और अगर वो ऐसा करते तो बाकी की जो कम्युनिटी थी वो उनसे नाराज हो जाती। और यहाँ पर राजीव गांधी ने ऑप्शन 2 को चूज किया। मुस्लिम लीडर तो खुश थे, लेकिन 70 करोड़ हिंदू नाराज हो गए। यहाँ से शुरुआत हुई बीजेपी के राइज की। राम मंदिर का मूवमेंट भी और जोर पकड़ने लगा। राजीव गांधी ने इस डैमेज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी, राम मंदिर के ताले खुलवाए, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ।
मुस्लिम बोले आपने हमें धोखा दिया और हिंदू बोले कि आपने पहले मुस्लिम का सपोर्ट क्यों किया। 1989 के इलेक्शन में बीजेपी को 85 सीट मिलती है जो कि पहले सिर्फ 2 हुआ करती थी। कांग्रेस को 197 सीट मिलती है लेकिन मेजोरिटी नहीं मिलती है और यहीं पर कांग्रेस पावर से बाहर हो जाती है। साहू बानो केस ने क्या किया, जितने भी लोग हिंदू थे जो कि कांग्रेस को वोट दिया करते थे उन्होंने भी उनको वोट देना बंद कर दिया और यहीं पर वोट बैंक पॉलिटिक्स एक्सपोज हुई। ये सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक थी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। 1996 से लेकर 1999 तक बीजेपी रूल करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बनते। 2004 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती है, बस इस बार कोलिशन की सरकार बनती है और फिर 2009 में कांग्रेस फिर से और ज्यादा मजबूत होती है यूपीए 2 के साथ। मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाता है लेकिन पूरी पावर सोनिया गांधी के हाथ में थी। 2009 में फिर से लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी 1970 की तरह फिर से डोमिनेट करने वाली है, लेकिन 2010 में एक रेवोल्यूशन आ रहा था। उस टाइम पर फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप काफी ज्यादा ट्रेंड में चलने लगे थे। इंडिया धीरे धीरे ऑनलाइन बढ़ता चला जा रहा था लेकिन कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं है, एक टाइम के बाद ये भी सब कुछ खत्म हो जाएगा और यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी रही। राहुल गांधी कांग्रेस के फ्यूचर थे, उनको यूथ आइकन बनाना था, बल्कि सोशल मीडिया पर उनका मेम्स बन गए। हर स्टेटमेंट मेम्स बन जाता था, हर स्पीच वायरल होती थी। 1 लाख रुपया हर महीना कटाकट। और इस चीज के लिए कांग्रेस कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती थी और चुपचाप बैठी रहती थी। दूसरी तरफ बीजेपी क्या कर रही थी, वो मोदी जी को एक ब्रांड बना रही थी। एक ऐसी छवि बना दी थी कि मोदी जी एक अच्छे लीडर है और राहुल गांधी सिर्फ एक पप्पू है। कांग्रेस के ऐड चलते थे, जिसने मुझे अपने पैरों में खड़ा होने दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। एकदम बोरिंग सा और कोई लीडर भी फोकस नहीं था। वही बीजेपी के ऐड थे, मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ पर एक लीडर को फोकस किया जा रहा था। 2014 के इलेक्शन में मोदी जी ने 300 प्लस रैलियां की थी। वो उस टाइम पर सोशल मीडिया के किंग बन चुके थे। वही कांग्रेस कंफ्यूज था और सोशल मीडिया पर बिल्कुल जीरो था और इसका रिजल्ट होता है कि बीजेपी को 282 सीटें मिलती है जो कि मेजोरिटी के साथ जीत जाती है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट ही मिल पाती है। ये कांग्रेस की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी। इमरजेंसी के बाद भी वो 144 सीट हासिल कर लेती है लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ 44 में रहकर सिमट जाती है। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को 99 सीट मिल जाती है। उनको ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ स्टेट के इलेक्शन में मिलती है। कांग्रेस अभी सिर्फ 3 स्टेट में है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। यही रिजल्ट उन 3 गलतियों का रिजल्ट था। पहला था इमरजेंसी, दूसरा था साहो बानो, हिंदू कम्युनिटी को नाराज कर देना, तीसरी गलती थी सोशल मीडिया, जिससे कि यूथ कांग्रेस से डिस्कनेक्ट हो गया था। ये थी कांग्रेस की कहानी। एक पार्टी जो 70 साल तक इंडिया की तकदीर लिखती थी, वही पार्टी अपनी 3 गलतियों की वजह से आज कुछ भी हासिल नहीं कर पा रही है। क्या कांग्रेस फिर से कमबैक कर सकती है? देखो, मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले जो तानाशाही कांग्रेस करती थी वो आज के टाइम पर बीजेपी कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि हमको कहीं ना कहीं एक बार पार्टी बदल के देखना चाहिए। अब कांग्रेस को जरूरत है तो एक लीडरशिप की, एक क्लियर पीएम फेस की और अपने सोशल मीडिया को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। यूथ को कनेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को अपनी आइडियोलॉजी को समझाना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ेगा कि आपको ग्राउंड में जाकर लोगों की प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ ना कर लेती तब तक बीजेपी का डोमिनेंस कंटिन्यू रहने वाला है। ये एक लेसन है सबके लिए। ना पार्टी परमानेंट रहती है, ना ही जीत परमानेंट होती है। अब आपके लिए एक काम है कि आपको कमेंट में बताना है कि कांग्रेस पार्टी की और कौन सी गलतियां हैं जो कि कांग्रेस ने करी और क्या कांग्रेस फिर से कमबैक कर पाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।